पता चलता है कि मुझे कितने मिनट की अगर किसी भी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ एक और थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, लाग्रांज प्रमेय के नाम से है ये। बहुत अच्छी प्रमेय है, बहुत ही अच्छी प्रमेय है ये। इस प्रमेय में देखिए क्या है कि एक परिमित ग्रुप जी के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे कि जो ग्रुपांक है यानी जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी है वो क्या होता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग की ही मीटिंग में, एक दो मीटिंग जो ली थी उनमें बता चुके थे कि जो जी है, मान लीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यानी कोई भी ग्रुप है, तो यहाँ आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ जी है वो 3 होगा, यानी ग्रुपांक है वो क्या होगा 3, क्योंकि इस जी में केवल 3 ही एलिमेंट हैं। और आप कोई भी दूसरा ग्रुप लीजिए जैसे कि 0 1 2 3 4, इसमें देखेंगे आप लोग कि 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी वो क्या है 5 है। यही क्या है ग्रुप का ग्रुपांक कहलाता है। अब आपसे ये कहा है इस थ्योरम में अभी जो कराने जा रहे हैं कि एच है वो है उपग्रुप है जी का, यानी जी है वो तो क्या है ग्रुप है और एच है वो उपग्रुप है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी मान लीजिए एन है, ऑर्डर ऑफ एच है वो एम है। तो हमें जो प्रूव करना है इस थ्योरम में, जो लाग्रांज थ्योरम जो कहती है उसका स्टेट है कि ये जो ऑर्डर ऑफ जी है जो कि एन है, इस एन में ऑर्डर ऑफ जो एच है एम, इसका भाग चला जाएगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, यानी ऑर्डर ऑफ जी जो है उस समय ऑर्डर ऑफ एच का भाग जा सकता है, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच विभाजित करता है। तो ये लाग्रांज प्रमेय रहेगी, स्टेट है इसका। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि कुछ ही मीटिंग आपकी जो क्या है यूट्यूब पे अपलोड रहेंगी, बाकी की सभी हाइड कर दी जाएंगी, यूट्यूब से प्राइवेट भी की जा सकती हैं, और लेकिन सभी वीडियोज को नहीं डाला जाएगा यूट्यूब पे। इसीलिए आप लोग क्या है कि कोशिश किया करो जितने भी लाइव रह सकें। तो लाग्रांज प्रमेय कहती है कि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है।
तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप, मान लीजिए परिमित ग्रुप जी है, परिमित का है तो इसका मतलब जी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और वो क्या है, फिक्स होंगे। यानी जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जो जी है वो है, मान लीजिए एन है। फिर कहा आपसे कि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप, यानी जी का जो उपग्रुप है उसे अगर हम एच कहें, तो परिमित ग्रुप जी के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक, तो इस एच का जो ग्रुपांक है वह है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एच है और जिसकी वैल्यू कितनी है, एम। तो आपसे कहा है उस ग्रुपांक, प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप, यानी जो आपने ग्रुप माना था, जैसा कि जी माना, हमने कहा कि जी है वो ग्रुप, उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। तो जी का जो ग्रुपांक है एन, इस एन में एम का भाग लगाया जा सकता है और कुछ कांस्टेंट आ सकता है। यही क्या है, आगे चल करके सूचकांक कहलाएगा, इंडेक्स। तो सूचकांक की डेफिनेशन भी यही रहेगी। अब इसमें आप इसका प्रूफ समझें। माना एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, माना एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, और देखिए इसके लिए हम लेकर के चल रहे हैं इनकी कोटि और एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। माना एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, एवं ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी ए अगर जी का एलिमेंट है तो एच की जो कोटि है वो एम है और जी की जो कोटि है वो एन है। अब इसके लिए ए बिलोंग्स टू जी के लिए हम एक फलन डिफाइन करेंगे। माना एक फलन एफ एच टू ए एच कह दो आप, या फिर एच ए कह दो। तो हम एक फलन एफ एच टू ए एच डिफाइन कर रहे हैं। अगर एक फलन एच टू ए एच लेके चलें, माना एक फलन एफ एच से ए एच में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ ऑफ, देखिए कैपिटल एच का एलिमेंट अगर स्मॉल एच लिया जाए तो एफ ऑफ एच इज इक्वल टू ए एच ये है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये आपको लाग्रांज प्रमेय में याद रखना होगा कि यहाँ ये जो फंक्शन मान के चल रहे हैं एफ एच टू ए एच इस तरह से। और देखिए जो ए एच है ये क्या है, इसका वाम सैकुलक है। अभी वाम सैकुलक के बारे में यहाँ कहीं चर्चा नहीं की है, आप कह सकते हो। तो आप देखेंगे अब कि जो फंक्शन लिया है एफ ऑफ एच इज इक्वल टू ए एच, यह एक ही आच्छादक होगा। एक ही आच्छादक के लिए यानी 1 1 1 2 के लिए जो कंडीशन होती है, 1 1 के लिए जो कंडीशन है, यानी एक के लिए जो कंडीशन है वह है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेकर के चलें और एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए। जैसा कि आपको बताया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेकर के चलें, एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए, तो ये हो जाती है 1 1 के लिए कंडीशन, एक के लिए कंडीशन हो जाती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ दूसरी भी कंडीशन होती है एक, अगर हम यहाँ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई लेकर के चलें और एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई आ जाए, तो ये भी एक की कंडीशन होती है। यानी ये दोनों ही कंडीशन एक की होती है। एक के बारे में हमने बताया, जैसे कि मान लीजिए इधर इस एक एलिमेंट का रिलेशन इधर इस एक एलिमेंट से हो, यहाँ भी एक से हो,
एक का रिलेशन एक एलिमेंट से हो, सेट ए है, ये सेट बी है, ये खाली रह गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आच्छादक का मतलब होता है, आच्छादक का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। तो जैसे अभी लास्ट वाला एलिमेंट हमने यहां से मिटा दिया, तो ये हो गया एक है कि आच्छादक, यानी कोई भी एलिमेंट इधर छूटना नहीं चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बी में मिल जानी चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव की इमेज है वो बी में मिल जानी चाहिए, और बी का कोई भी एलिमेंट है वह छूटना नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन होती है एक के की आच्छादक की, यानी एक का संबंध एक से हो और बी का कोई भी एलिमेंट इस तरह का ना हो जो कैपिटल ए के किसी भी एलिमेंट के साथ में अपनी इमेज ना रखता हो, यानी रिलेशन ना बनाता हो। तो हम ये कह सकते हैं, इसको सबसे पहले हम एक की आच्छादक प्रूव करना चाह रहे हैं। तो देखिए एक के लिए माना f of h1 is equal to f of h2 for all h1 h2 belongs to h, यानी कैपिटल H के कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने, एक तो लिया h1 दूसरा लिया h2, तो उनके आधार पर हम f of h1 is equal to f of h2 लेके चले। तो f of h1 का मतलब है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, अगर इसमें h की जगह h1 रखें तो ये बनेगा a h1, इधर भी h की जगह h2 लिखें तो ये बन जाएगा a h2। तो आप लोगों ने एक कैंसिलेशन लॉ पढ़ा है, यानी निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ अर्थात निरसन नियम। अब निरसन नियम में जो बताया गया आपको कि बाईं तरफ से ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा h1 इज इक्वल टू h2। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि h1 और h2 अगर बराबर हो गए, अगर h1 और h2 बराबर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि f जो फंक्शन था वो एक ही है। तब फलन f एक ही है, साथ ही f आच्छादक भी होगा। अभी देखिए आच्छादक के बारे में हमने इसलिए कहा कि H से AH में रिलेशन है, H से AH में रिलेशन है, तो अगर H का कोई भी एक एलिमेंट H ले रहे हैं तो यहाँ फिर AH बनेगा उसके लिए। इसका मतलब इसके एक एलिमेंट के लिए इसका एक एलिमेंट आ रहा है। जैसे कि आपको याद होगा वहां जब हमने G और H, H+1 H+2 इसके लिए डिस्कस किया था, तो वहां H और जो H+1 था, एग्जाम्पल फर्स्ट में जो जिक्र किया था H और H+1, तो अगर आप यहाँ H की वैल्यू जो दोगे उससे एक अधिक यहाँ मिलेगा, लेकिन इसके H के एलिमेंट के लिए H+1 का एक ही एलिमेंट मैप करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि साथ ही F आच्छादक भी होगा, यानी जो फलन F है वह एक ही आच्छादक हो गया। और अगर फलन F एक ही आच्छादक हो गया तो देखिए अगर फलन F है वो एक ही आच्छादक हो गया, तो हम ये कह सकते हैं, समझेंगे इसमें, एक ही आच्छादक हो गया तो ये कह सकते हैं कि जितने एलिमेंट H में होंगे उतने ही एलिमेंट क्या है, जितने एलिमेंट H में होंगे उतने ही एलिमेंट फिर AH में होंगे, यानी ऑर्डर ऑफ H है वह ऑर्डर ऑफ AH के बराबर होगा। आप इसको AH कह दो या फिर ऑर्डर ऑफ HA कह दो, बात एक ही रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं तब ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AH, ये कंडीशन बनेगी। अब हमने आप लोगों को एक और भी कंडीशन बताई थी, क्योंकि G इज इक्वल टू जो होता है वो यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू G AH के इक्वल होता है AH, या इसी को आप HA भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ, अगर हम बात करें इसके आधार पर, एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी हमने कि जो G होता है वह असंयुक्त जितने भी सहसमुच्चय होते हैं, जितने भी सहसमुच्चय होते हैं असंयुक्त, उनके यूनियन के बराबर होता है। सेट जो G है वह G के जितने भी असंयुक्त सहसमुच्चय होंगे उनके यूनियन के बराबर होता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 में बताया।
तो आप समझेंगे इसमें। अगर हम इस थ्योरम में जी के जितने भी असंयुक्त सहसमुच्चय हैं वह हमें पता नहीं है कितने हैं, माना कि के हैं, माना जी में एच के असंयुक्त सहकुलकों की संख्या स्मॉल के है, अर्थात जो सेट जी है, अर्थात जो भी सेट जी लिया है उसके जितने भी सहकुलक बने हैं वह मान लीजिए A1H, A2H, A3H, AKH हैं। अर्थात ये कह सकते हैं हम G इज इक्वल टू A1H यूनियन ऑफ A2H यूनियन ऑफ A3H और लास्ट में यूनियन ऑफ AKH। ये कितने सहकुलक हैं इसके? के एक का मतलब के सैकुलक हैं, लेकिन ये क्या है? असंयुक्त हैं। A1H का कोई भी अवयव A2H में नहीं मिलेगा, A2H का कोई भी अवयव A3H में नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। असंयुक्त का मतलब यही होता है कि एलिमेंट क्या है? कॉमन नहीं होने चाहिए। अब देखो, अगर जी A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन AKH है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी लें। ऑर्डर ऑफ जी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप जी। तो अगर हम ऑर्डर लेंगे तो इधर भी क्या है? ऑर्डर लिया जाएगा। तो यूनियन जो क्या है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यूनियन क्या है? प्लस में चेंज हो जाता है। यानी ये कहेंगे हम ऑर्डर ऑफ A1H प्लस का ऑर्डर ऑफ A2H प्लस ऑर्डर ऑफ A3H प्लस में आएगा ऑर्डर ऑफ AKH, ये बनेगा। अब आप लोगों को हमने एक और बात बताई थी यहां से कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वह ऑर्डर ऑफ एच ए के बराबर होता है। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं। तो समीकरण एक से ऑर्डर ऑफ जो एच है वह ऑर्डर ऑफ एच ए के बराबर होगा। और अगर यह कंडीशन आएगी तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ A1H, है ना। देखो, अगर ऑर्डर ऑफ AH हो तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर है। अगर यहाँ ए की जगह A1 कर दें तो भी एच ही रहेगा ना। तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ A1H को लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ A2H को लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच प्लस का ये आ जाएगा के बार। ऑर्डर ऑफ एच जो चलेगा वो कितनी बार रहेगा? क्योंकि ए के है ना, यहाँ ए के एच है तो मतलब के टाइम्स रहेगा। ये समीकरण एक से लिखा है हमने। अब समीकरण एक के आधार पर इनको अगर जोड़ा जाए तो ये बनेगा के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। इसको लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू में ऑर्डर ऑफ एच। अगर यहां से के की वैल्यू निकाली जाए तो ये बनेगा के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी, जैसा कि हम मान चुके थे पहले ही कि ऑर्डर ऑफ जी है वो एन है और ऑर्डर ऑफ एच है वो एम है। तो हम लिख सकते हैं एन अपॉन एम, अर्थात ग्रुप जी के उपग्रुप एच का जो ग्रुपांक है, यानी ग्रुप जी के ग्रुपांक को ग्रुप एच का ग्रुपांक क्या है? विभाजित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उपग्रुप का ग्रुपांक ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक है। अतः उपग्रुप का ग्रुपांक उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम
इंडेक्स की डेफिनेशन बताएंगे आपको, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। तो जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखिए उप समूह का सूचकांक क्या होता है। जैसा कि हमने बताया, यहाँ जो स्मॉल के इज इक्वल टू जो n/m है, वो है उप समूह का सूचकांक ही कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है तो H में G के विभिन्न असंयुक्त बाम। अच्छा देखिए, यहाँ जो K था, K जो लिया था, आपने कहा था कि G में H के असंयुक्त सहकुलकों की संख्या वो K है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप G, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोसेट इन ग्रुप G, यानी K जो है वो क्या है, G में असंयुक्त सहकुलकों की संख्या है जो K है। तो हम यहाँ असंयुक्त सैकुलकों की संख्या के बारे में बात करेंगे, और वही जो असंयुक्त सैकुलकों की संख्या होगी वही इंडेक्स कहलाएगी किसी भी ग्रुप का। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। केले प्रमेय बहुत अच्छी, सॉरी लैग्रांज प्रमेय है, ये बहुत अच्छी प्रमेय है। इसके बाद अगली यूनिट में क्या होगा कि एक प्रमेय और आएगी जो केले प्रमेय के नाम से जानी जाती है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इन दोनों प्रमेय में से दोनों की दोनों आ सकती हैं इस बार एग्जाम में, लेकिन कम से कम एक तो आएगी, ये फिक्स है। तो अब हम पढ़ रहे हैं उपग्रुप का सूचकांक। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। माना एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप है, तब जी में एच के विभिन्न वाम अथवा दक्षिण सहकुलकों की संख्या एच का जी में सूचकांक कहलाती है। और इसे एच का जी में सूचकांक, यानी जी एक तरह से अनुपात का चिन्ह होता है, ये एक सिंबल है, इतने से व्यक्त करते हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तो ये तरीका है। अगर हम यहाँ यह कहें कि H के जो असंयुक्त वाम अथवा दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या जो K है, तो लाग्रांज प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम यह कहें यहाँ, यदि H के असंयुक्त वाम अथवा दक्षिण सहकुलकों की संख्या स्मॉल k है, तब लाग्रांज प्रमेय से स्मॉल k इज इक्वल टू जो बना था ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h था,
इसके कोई हम इस सिंबल से भी व्यक्त कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच, इतना भी लिख सकते हैं। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।